हेलो। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ हरियाणवी सांग का उद्भव और विकास। हरियाणवी सांग का उद्भव और विकास। हरियाणा और हरियाणा के आसपास के इलाकों, विशेषकर उत्तर भारत में सांग परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। और सांग परंपरा को समझने से पहले थोड़े से सांग शब्द का अर्थ समझ लेते हैं भी। सांग शब्द का अर्थ क्या है? सांग शब्द जो है स्वांग शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत का स्वांग शब्द है, उसका तद्भव स्वरूप है। और तद्भव यानी बिगड़ा हुआ रूप सांग है। और जिसका अर्थ है स्वांग शब्द का रूप धारण करना, नकल करना या भेष धारण करना। अब सांग करना या स्वांग भरना ये मुहावरा भी है। हरियाणा या उत्तर भारत के कुछ इलाकों में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। सांग का उद्भव और विकास से के सवाल को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं कि सांग हरियाणा में या उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में इसका उत्पन्न होने का और इसका विकास होने का कारण क्या रहा। ये जो दौर था, जब हम बात करते हैं कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी से पहले हमारे जो साझे जो कार्य होते थे, विशेषकर जिनको हम साझले कार्य ग्रामीण भाषा में कहते हैं, चाहे वो किसी भी गांव में चौपाल का निर्माण करवाना या धर्मशाला का निर्माण करवाना, किसी मंदिर का निर्माण करवाना, गुरुद्वारे का निर्माण करवाना या कोई तालाब आदि का निर्माण करवाना, कोई भी सामूहिक जो कार्य होता था विभिन्न गाँव में, उसके लिए सरकार कोई पैसे नहीं देती थी, ना तो आज़ादी से पहले ना आज़ादी के बाद। जितने भी आज हम देखते हैं, आज तो भले ही सरकारें विभिन्न सामुदायिक केंद्र, पंचायत भवन और चौपाल, लाइब्रेरी इत्यादि निर्माण करवा रही हैं, लेकिन उस दौर में नहीं था। जितने भी आप हरियाणा या हरियाणा के आसपास के गांव में जितने भी आप सामूहिक या सामुदायिक कार्य देखेंगे, चाहे तालाब देखेंगे, चाहे आप मंदिर देखेंगे या कोई चौपाल देखेंगे, ये सभी कार्य लोगों ने पैसे इकट्ठे करके किए। और पैसे इकट्ठे करने के लिए लोगों के पास एक ही माध्यम था कि एक सांग मंडली को बुलाया जाता था और सांग मंडली गांव में आकर कई दिनों तक अलग अलग सांग जो है रचती थी। और सांग में जो प्रमुख सांगी होता था वो गांव वालों से झोली फैलाकर गांव के ही तालाब, चौपाल, मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य सामूहिक कार्य के लिए, सामुदायिक या सामाजिक कार्य के लिए वो झोली फैलाकर दान मांगता था। और गांव के लोगों में, आसपास के पड़ोस के गांव के लोगों भी आकर दान देते थे। और दान देने वाले का प्रमुख सांगी जो है, जिसको चमोला बोलना कहते हैं, वो चमोले बोलता था और उसके परिवार की और उसके वंश बेल की जो है स्तुति गान करता था। और उसके परिवार की प्रसिद्धि के वाली खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी जाती थी। और अन्य जो दानी वीर होते थे गांव के, उनको भी दान के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और इस प्रकार हमारे उत्तर भारत में, हरियाणा या हरियाणा के आसपास लगते हुए विभिन्न राज्यों में बहुत सारे सामाजिक कार्य हुए हैं। और उस दौर में दूसरा कारण था कि टीवी रेडियो का प्रचार प्रसार नहीं था, जिसके कारण स्वांग परंपरा या सांग परंपरा आगे बढ़ी है। और सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में विभिन्न सांगियों का तो योगदान रहा ही है, लेकिन साथ में जो है लोग जो सांग को इतना पसंद करते थे वो उनमें रुचि रखते थे। कारण रहा कि उन सांगों का जो कथानक होता था वो उपदेशात्मकता से भरा होता था। उनका जो भाव पक्ष था वो बहुत ही अर्थवान था, बहुत ही
मीनिंगफुल जिसको हम कहेंगे वो अंग्रेजी के मीनिंगफुल था। और जैसे हम आज की विभिन्न गद्य विधाओं में देखते हैं भी, आप जो बड़े ही प्रसिद्ध या प्रभावशाली साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों की तरह भले ये आंचलिक कथाकार थे या सांगी कहें इनको, बहुत ही भावपूर्ण और अर्थवान विषय वस्तु लेकर आते थे और लोगों को समाज सुधार के लिए, धर्म सुधार के लिए, वो या पारिवारिक कलहों के निपटाने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न दशा और दिशाएं सांगों के माध्यम से दिखाई जाती थी। अब थोड़ी सी बातचीत हम सांग परंपरा को आगे बढ़ाने से पहले उसकी कलात्मकता के ऊपर बात। सांग नाटक का ही एक रूप कहा जा सकता है और सांग को शुरू में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन अंत में जब इसका उत्कर्ष काल हुआ तो तब पाते हैं कि कलात्मक रूप से ये बड़ा ही प्रसिद्ध था। पहली बात तो कि सांग एक मंच पर प्रस्तुत किया जाता था और इसके चारों ओर दर्शक बैठते थे और मध्य में सांगी बैठते थे और सांगी के जो है मध्य में बैठकर और मंच के चारों कोनों पे जाकर विभिन्न सांगी जो है अपने अपने अभिनय दिखाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के पात्र होते थे और सांगों में लगभग पुरुष पात्र ही होते हैं, जो स्त्रियों के वेश में, स्त्रियों के जो कपड़े पहनकर, उनके विभिन्न गांव में जब जाते थे तो नई नई बहुओं के जो सूट होते थे, उन सूटों को सांगियों के लिए मांगा जाता था और जो स्त्रियों का वेश धारण करते थे जो सांगी, वो सूट पहनकर सांग प्रस्तुत करते थे। और गांव की औरतें भी बड़ी जो है खुशी से या अपनी मर्जी से सांगियों को अपने सूट दे देती, उधार सूट दे देती और सांगी वो सूट पहनकर सांग करते थे। और स्त्री और पुरुष जो है इसी प्रकार उनका भेद किया जाता था, होते पुरुष ही थे और अपने अपने रूप से वो स्त्री का जब अभिनय आता तो स्त्री का और पुरुष का जब अभिनय आता पुरुष का। और एक उनके बीच में मध्य में जिसको नकली कहते हैं, वो नकली होता था, वो हास्य और व्यंग से भरपूर विभिन्न संवाद दर्शकों को प्रस्तुत करता था, जो दर्शकों का मनोरंजन करता था। इस प्रकार जो है एक मंच पर मध्य में बैठकर और जो अभिनेता थे वो कोनों में मंच के कोनों पे खड़े होते थे और जो साजिंदे होते थे, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते थे, वो मध्य में होते थे। और वाद्य यंत्रों में मुख्यतः हारमोनियम होते थे, ढोलक होती थी, नगाड़ा होता था, बीन होती थी, बेंचू होता था, कई जगह तानपुरा भी होता था, चिमटे होते थे, खड़ताल होती थी। ये जो है आंचलिक वाद्य यंत्र होते थे और वाद्य यंत्र बजाने वाले साथ में संगीत देते थे और गाने वाले गा रहे होते थे और गायन के माध्यम से ही पूरे सांग के कथानक को प्रस्तुत किया जाता था। कहीं पद्य में तो कहीं गद्य में आप जो है सांग को प्रस्तुत किया जाता था। और सांग को प्रस्तुत करते हुए सांगी जो है मध्य में बीच में मनोरंजन के लिए जो है नकली का जो रोल होता था, जो हास्य भंग से भरा होता था, वो बीच बीच में आता रहता था और लोगों को जो है उबड़े नहीं देता था। लेकिन पूरी तरह से कथानक जो होता था वो उपदेश प्रधान होता था। और सांग के जो तत्व हैं वो भी नाटक के जैसे हैं। कथानक होता है, कथानक के साथ साथ पात्र होते हैं उसके बाद उसके परिवेश को वही मंच पर ही प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसके संवाद योजना के बाद जो है उसकी अभिनयता होती है। और मंच सज्जा का कार्य साधारण आंचलिक रूप से चला लिया जाता है, नाटक की तरह नहीं, अभिनयता का उसमें गुण होता है और जो है नाटकीय तत्व उसमें लगातार चलते हैं लगभग। और पूरी तरह से ये एक समृद्ध परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। आइए बात करते हैं हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव और विकास क्या है। उम्मीद करता हूं कि सांग परंपरा के सवाल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सांग के बारे में जो बातचीत रखी है मैंने उसको सुनकर आप सब विद्यार्थियों के बहुत सारे जो सवाल होंगे वो पहले से ही आपके
क्लियर हो गए होंगे। आप जो है अब आसानी से सांग परंपरा के उद्भव और विकास को आप समझ सकते हैं कि सांग क्या है, कैसे शुरू हुआ, कैसे इसके कांडे, क्या भाव पक्ष, क्या कला पक्ष होता है। आइए बात करते हैं अब सांग परंपरा का उद्भव और विकास क्या है। विद्यार्थियों, सांग परंपरा का उद्भव और विकास को क्रम को हम 4 चरणों में दर्शा सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल जो सांग विधा का जो है वो 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी माना है। कारण है कि ये बहुत लंबा समय है और कारण भी रहा कि ये शुरुआती दौर था और इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगे। अब आइए बात करते हैं कि श्री राम नारायण अग्रवाल के अनुसार मल नामक जाट, रावत नामक दुलाहा और रंगा नामक रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहा 3 व्यक्ति थे। मल जाट, रावत राजपूत और रंगा जुलाहा, इन तीनों ने 11वीं सदी में पंजाब में एक स्वांग मंडली बनाई। इन्होंने एक स्वांग मंडली का निर्माण किया या गठित किया, ऐसा कहते हैं राम नारायण अग्रवाल। उसके बाद अगले जो विद्वान हैं रामकिशन व्यास, एक प्रसिद्ध सांगी भी रहे हैं, उनका कहना है कि 13वीं शताब्दी में एक गुजराती ब्राह्मण जो बिहारी लाल, गुजराती ब्राह्मण जिसका नाम बिहारी लाल था और वो हरियाणा के नारनौल जिले में रहता था और उन्होंने सांग शुरू की। और रामकिशन व्यास के अनुसार वो कहते हैं कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। उसके बाद 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1707 में पुनः से दोबारा से बाल मुकुंद ने दोबारा से सांग शुरू कर दिए। फिर उनके शिष्य शिव कुमार और किशनलाल भाट ने सांग परंपरा को इस युग में आगे बढ़ाया और इसी युग के किशनलाल भाट को सांगों का पितामह कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये प्रारंभिक दौर था, शुरुआती दौर था कि इस दौर में सांग जो है कुछ ही पात्र होते थे और इतने वाद्य यंत्र भी नहीं होते थे और ना ही इस काल में कलात्मक रूप से इतने विकसित सांग नजर आते हैं। ये प्रारंभिक दौर है। कला पक्ष के लिहाज से और भाव पक्ष के लिहाज से ये सांग इतने उत्कृष्ट नहीं कहे जा सकते। इनमें उपदेशात्मकता की प्रधानता है और कलात्मक तत्वों का अभाव नजर आता है, लेकिन फिर भी हरियाणवी सांग परंपरा की ये सांग विधा को आगे बढ़ाने में संक्रमण काल का बहुत योगदान नजर आता है। अब आइए बात करते हैं प्रारंभिक काल। इस काल को विभिन्न विद्वानों ने बताया कि 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी इसका समय है। लगभग 100 वर्षों का समय, 1750 से 1850। ये भी छोटा सा समय है। इसमें एक मेवाती जन कवि, मेवात की जन कवि जो है, इन्होंने हरियाणवी में महाभारत भी लिखा है, सादुल्ला नाम है इनका, और इन्होंने सांग परंपरा को जारी रखा। सांग इन्होंने लिखे नहीं, इन्होंने सांग रचे। विद्यार्थी, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। सांगी 2 प्रकार के, एक कुछ तो सांगी है किसी दूसरे के लिखे हुए सांगों को सिर्फ मंच पर प्रस्तुत करते हैं, और कुछ सांगी ऐसे हैं जो सांग लिखते भी हैं और मंच पर प्रस्तुत भी करते हैं। और सांग परंपरा को शादुल्ला ने जारी रखा प्रारंभिक काल में, और इसी बंसीलाल एक सांगी हुए जिन्होंने गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद और राजा नल प्रसिद्ध सांग इन्होंने रचे। ये लिखने वाले बंसीलाल, और ये सिर्फ शादुल्ला ये
मंच पर प्रस्तुत करने वाले। और पंडित अंबाराम एक इस युग के अन्य सांगी हुए। इन्होंने भी सांग रचे नहीं, मतलब लिखे नहीं है, ये सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो ये एक छोटा सा युग है और इसमें बहुत ही कम सांग रचे गए हैं। अब आइए बात करते हैं, लेकिन इसमें भी संक्रमण काल की तरह उपदेशात्मकता की प्रधानता है, कलात्मक तत्वों का अभाव नजर आता है। अब आइए बात करते हैं उत्कर्ष काल की। ये इसका समय विभिन्न विद्वानों ने 1850 से 1950 बताया, 1850 से 1950 बताया है। और इस युग को सांगों का स्वर्णयुग कहा जाता है। बहुत बार ये परीक्षा में छोटे क्वेश्चनों में आता है, सांगों का स्वर्णयुग क्या है, उत्कर्ष काल, और इसका समय क्या है 1850 से 1950। इस युग में जो है जो सांगी युग, सबसे पहले आते हैं अलीबख्श रेवाड़ी। अलीबख्श रेवाड़ी के रहने वाले थे। एक और अलीबख्श है, वो अलीबख्श थानेसरी, आगे आएंगे। अलीबख्श रेवाड़ी वाले ये भक्ति भावना से भरे सांग इन्होंने रचे हैं। श्री कृष्ण लीला, गुलब कावली, हिंदू मुस्लिम फिसाने अजायब, ये इन्होंने भक्ति भावना से भरे सांग रचे। और उसके बाद है योगेश्वर बालक राम, जो वर्तमान करनाल जिले के शेखपुरा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने पूर्णमल भक्त, निहाल दे नर और निहाल दे नर सुल्तान सांग इन्होंने लिखे। उसके बाद अहमद बख्श थानेसरी ने ज्योतिष शास्त्र, हिंदू मुस्लिम संस्कृति व वात्सल्य भाव से भरे हुए उपन्यास वात्सल्य भाव से भरे सांग सोरठा, पद्मिनी, चंद्रकिरण व कृष्ण लीला सांग इन्होंने रचे हैं। उसके बाद अगले सांग हीरादास उदासी, इन्होंने एक सांग की रचना की, सांग रतन सेन राजा का, ये हीरादास उदासी का रचा हुआ सांग है। और एक प्रसिद्ध सांगी हुए ताऊ सांगी के नाम से ये हरियाणवी सांग परंपरा में प्रसिद्ध नजर आते हैं। इन्होंने जो है एक ही सांग रचा है जिसका नाम है रुक्मणी विवाह। ये पदबद्ध सांग है पूरी तरह से, और सांगों में तो गद्य और पद्य का मिश्रण मिल जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से पदबद्ध सांग है ताऊ सांगी का रुक्मणी विवाह। उसके बाद प्रसिद्ध सांगी में आते हैं पंडित किशनलाल भाट। इन्होंने मोर ध्वज, भक्त प्रहलाद, बारामासा, ये प्रसिद्ध सांग रचे। और उसके बाद है पंडित दीपचंद, प्रसिद्ध सांगी हैं। इन्होंने नल दमयंती, राजा भोज, गोपीचंद ये सांग रचे। और उसके बाद है बाजेराम सांगी, इसको बाजे भगत के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध है। दोनों ही नाम चलते हैं, बाजेराम या बाजे भगत के नाम से इनको जानते हैं। और इन्होंने जो सांग रचे नल दमयंती, हीर रांझा, महाभारत आदि पार, कृष्ण जन्म, ये इनके प्रसिद्ध सांग हैं। उसके बाद अगले आते हैं पंडित लक्ष्मीचंद, बड़े ही प्रसिद्ध हरियाणा के साहित्यकार हैं, जिनके ऊपर अभी फिल्म भी बनी और बड़े ही ये इनके बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि ये जिस भी पीढ़ी, जो भी पीढ़ी रही हो, जो भी आयु वर्ग हो, वो इनके सांग हो, राग रागनी हो, जो भी इनका जो साहित्य रचा है, हर वर्ग के लिए, कोई बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की अवस्था, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, उस आयु वर्ग के लिए जो लक्ष्मीचंद जी ने लिखा है। और लक्ष्मीचंद ने पूर्णमल, गोपीचंद, शकुंतला, हीर रांझा, पद्मावत और चंद्रहास जैसे प्रसिद्ध सांगों की
रचना की। यह युग विद्यार्थियों, पहली बात कि उपदेशात्मकता की प्रधानता इस युग में रही है, और इस युग में उपदेशात्मकता के साथ साथ शुद्ध और शुद्ध मनोरंजन भी आ गए। जो मैं थोड़ी देर पहले नकली की जो बात कहता, एक पात्र होता था और वो विभिन्न पात्रों का बीच बीच में अभिनय भी करता था, और बीच में जिसको हास्य और व्यंग कहते हैं उसको हरियाणी में कहते हैं कि नकली नकली कहते थे उसको, और वो बीच बीच में हास्य व्यंग से भरे हुए विभिन्न संवाद बोलता था, और जो दर्शक होते थे वो ठाके लगाकर हंसते थे। और ये युग जो है आदर्शवाद, हास्य व्यंग, हंसी मजाक, उसके साथ साथ इनके भाव पक्ष में ये चीजें तो थी ही, लेकिन कलात्मक लिहाज से भी ये युग जो है प्रसिद्ध है। वेशभूषाओं में सुधार आ गया और मंच में सुधार आ गया, और उसके साथ साथ वाद्य यंत्रों में भी बहुत सारे जो है नए प्रयोग इस युग में हो गए थे। और चाहे वो भाव पक्ष हो, कला पक्ष हो, या अभिनेता का जो पक्ष हो, उनमें हर एक लिहाज से उत्कर्ष काल जो 1850 से 1950 के समय का जो युग है, इसमें सांग परंपरा ने जो अपार सफलता प्राप्त की थी, बहुत ही विकास हो गया था, उच्च दर्जे के जो है सांग होने लगे थे। और ये सांग जो है शाम को 8 बजे शुरू होते थे, सुबह के 4 बजे तक 5 बजे तक जो है दादा खेड़े की जय बोल के जो है सांग को समाप्त किया जाता था। लोग इतनी दीवानगी थी लोगों की सांग देखने की कि दूर दूर 10-10, 20-20 किलोमीटर तक पैदल सांग देखने के लिए जाते थे, और किसी को पता लग जाता था कि आसपास के किसी गांव में आता था, लोग अपने कृषि कार्य या विभिन्न काम धंधे छोड़कर सांग देखने के लिए जाते थे। ये जो युग है ये बहुत ही प्रसिद्धि का युग हरियाणवी सांग विधा में कहा जा सकता है, और दोनों लिहाज से, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिहाज से ये इसके पूर्ववर्ती कालों से श्रेष्ठ नजर आता है। और वास्तव में आगे की सांग परंपरा के लिए एक ये मजबूत जो है एक आधार दे जाता है, और आगे की सांग परंपरा या सांगियों के लिए प्रेरणा बनता हुआ ये युग नजर आता है। अब आइए बात करते हैं अगले युग की या अंतिम युग, ये है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1950 से अब तक, आजादी के बाद के इस काल को स्वतंत्रता उत्तर या उत्तर स्वतंत्रता युग भी कह सकते हैं। इस युग में पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य पंडित मांगेराम ने 40 सांगों की रचना की है, और उनके सांगों में प्रसिद्ध जो सांग है छैलवाला, अमर सिंह राठौर, पिंगला भर्तरी, कृष्ण सुदामा, ये प्रसिद्ध जो है इनके सांग है। और अगले जो सांग है योगेश्वर बालक राम के शिष्य, योगेश्वर बालक राम के शिष्य हैं श्री रामकिशन व्यास। इन्होंने सत्यवान सावित्री, चंद्रहास, शशिकला, धनपत सिंह, इसके बाद धनपत सिंह ने लिखे रचे हीर रांझा, लीलो चमन, गोपीचंद, फौजी मेहर सिंह, सत्यवान सावित्री, सरवर नील, साहिला कढ़ारा और सुभाष। सॉरी, ये बीच में फौजी मेहर सिंह एक अलग से सांगी है, माफी चाहूंगा, फौजी मेहर सिंह। इन्होंने सत्यवान सावित्री, सरवर नील, साहिला कढ़ारा, सुभाष चंद्र बोस आदि सांग रचे। अब इन सांगों में ये जो सांग हैं आधुनिक काल के, इन सांगों में एक और नई बात आ गई, जो प्रेम या श्रृंगार रस जो कम मात्रा में दिखाई पड़ता है पूर्ववर्ती सांगों में, वो इस युग में जो है अधिक देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ इस युग में जो है देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की बात भी विभिन्न सांगों में देखने को मिल जाती है। और देशात्मकता की प्रधानता तो सभी शुरू से लेकर अंत तक के सांगों में देखने को आपको मिल जाएगी। ये एक बदलाव नजर आता है इस युग में, श्रृंगार रस की अधिकता। और उसके बाद दूसरा जो आगे जो है
वीर रस के साथ साथ देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की बात जो विशेषकर फौजी मेहर सिंह के सांगों में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ सांगों की अगर मुख्यता देखें तो सभी युगों में, चाहे संक्रमण काल हो, प्रारंभिक उत्कर्ष और आधुनिक काल, सभी में उपदेशात्मकता की प्रधानता है। सामाजिक चेतना की बात कीजिए, धार्मिक सद्भाव और धार्मिक उद्धार की बात जो है इसमें की जाती है, और लोगों का मनोरंजन तो किया ही जाता है। उसके बाद वात्सल्य की भी बात आ जाती है, समाज, कृषि और लोगों की विभिन्न समस्याओं को भी इसमें उठाया जाता है। पारिवारिक कलह, सामाजिक कलह की बात या उनके सुधार की बात हरियाणवी सांग परंपरा में देखने को मिलती है। उसके बाद प्रेम श्रृंगार रस, विभिन्न प्रेम कहानियां जैसे हीर रांझा, नीलो चमन जैसे सांग जो है इनमें देखने को मिलती है। और सबसे बढ़कर एक ही सभी सांगों में जो कॉमन बात है वो उपदेशात्मकता की प्रधानता है। लोगों को सामाजिक और धार्मिक रूप से उनका उत्थान करना और शुद्ध मनोरंजन करना हरियाणवी सांग परंपरा का उद्देश्य रहा है। और ये बड़ी ही समृद्ध परंपरा है जो आजकल जो है टीवी इंटरनेट के युग में धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ती जा रही है। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, विभिन्न, चाहे हरियाणा सरकार द्वारा मल्टीकल्चर आर्ट सेंटर या हरियाणा उत्तर जो उत्तरी जो जोन है सांस्कृतिक विभाग का, उसके द्वारा या अन्य बहुत सारे जो है सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं हरियाणवी सांग परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। विभिन्न महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटियों में सांग परंपरा मंचों पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आधुनिक रूप से वो प्राचीन रूप नहीं रह गया है। अब मंच पर जो है उनको थिएटर में या अन्य जगहों पर उनको प्रस्तुत किया जाता है। गांव में आजकल सांग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये हरियाणा की एक बहुत ही समृद्ध विधा या समृद्ध परंपरा रही कि हरियाणा के सांगों ने हरियाणा या उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 500-700 सालों तक जो है बहुत अच्छा मनोरंजन किया, लोगों को जो है जागरूक रखा और समाज और संस्कृति और धर्म को जो है एक अच्छी दिशा हरियाणवी सांग परंपरा ने दी है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों, हरियाणवी सांग परंपरा का या हरियाणवी सांग का उद्भव और विकास का ये जो सवाल है, इस व्याख्यान से आपको बहुत सारे जो हरियाणवी सांग के उद्भव और विकास से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल होंगे उनका जो है निदान आपको इस व्याख्यान से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।